डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जिन फैमिलीज़ में माजूर बच्चे होते हैं उन फैमिलीज़ की जो मुश्किलात होती हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता होता है। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें माजूर बच्चों की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है और बाज़ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके एक साथ 2, 3 या 4 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी और ज़हनी माजूरियों का शिकार हो सकते हैं। अब बच्चों में ये ज़हनी और जिस्मानी माजूरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती हैं ये क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं और इसका सद्देबाब कैसे किया जाए, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, आज मैं इस बारे में आपसे बात करने लगा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, जो लोग माजूर बच्चों की कफ़ालत करते हैं या जिनके घरों में माजूर बच्चे हैं, या हम देखते हैं कि हमारे आस पास मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें माजूर बच्चे या माजूर बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। सो ये किस वजह से होता है? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जो कि बुनियादी तौर पे हम 2 उसमें कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक वो है जो कि जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन पे इंसान का बस नहीं चलता। एक वो होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैदाइश तक बच्चा बिल्कुल सही होता है लेकिन पैदाइश के दौरान या इसके बाद उसको कुछ पेचीदियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो जाता है। जो पैदाइश के दौरान और मौरूसी या जेनेटिक जो माजूरी की बीमारियां हैं वो तो ऐसी होती हैं कि अक्सर औक़ात फैमिलीज़ में रन करती हैं और इनमें ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की माजूरियां हो सकती हैं। इनमें एक माजूरी ऐसी है कि जिसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। सो ये भी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है और ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिनके हमल के दौरान उनकी वालिदा की जो उम्र है वो 40 साल से ज़्यादा हो। सो जितनी फीमेल की उम्र ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उम्र में फीमेल की प्रेगनेंसी होगी, उतने ही चांसेस हैं कि उनके बच्चों में ये जो मसाइल हैं ये ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के, खुसूसन डाउन सिंड्रोम के, वो उनके बच्चों में ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मौरूसी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आंखों की मौरूसी बीमारियां या गुर्दों की कुछ मौरूसी बीमारियां जो कि बचपन के साथ ही बच्चे में मुंतकिल होती हैं और इसको उम्र भर के लिए माजूर कर देती हैं। सो इन बीमारियों का सद्देबाब कैसे किया जाए? इन बीमारियों का सद्देबाब ऐसे किया जाता है कि जो फैमिली ट्री है या जो फैमिली में रिश्तेदारों के आपस में जो निकाह हो रहे होते हैं और नस्ल दर नस्ल जो है एक ही फैमिली में निकाह चल रहे होते हैं, सो ऐसे लोगों में इस किस्म की माजूरियां या इस किस्म की पेचीदियां ज़्यादा होती हैं। इसका हल ये है कि जिस फैमिली में नस्ल दर नस्ल शादियां हो रही हैं वो अपनी फैमिली के जेनेटिक मेकअप से डिफरेंट किसी फैमिली में वो अपने बच्चों की शादियां तय कराएं ताकि थोड़ा सा जेनेटिक जो एक मेकअप है इंसान का वो चेंज हो जाए। इसके साथ साथ उनके बच्चों में जो मौरूसी बीमारियां हैं उनकी तादाद में कमी आ जाती है और उनके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं या कुछ माजूरियां ऐसी हैं जो बच्चा माँ के पेट में जो है वो नॉर्मल रहता है लेकिन पैदाइश के दौरान उसको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इस वजह से जो है वो माजूरी का शिकार हो जाता है। इसमें सबसे बुनियादी जो एक बीमारी है वो है बर्थ एस्फेक्सिया, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो जल्दी सांस नहीं ले पाता और वो अर्ली क्राई नहीं करता, उसकी क्राई डिले हो जाती है और उसकी दिमाग को जो है तो ऑक्सीजन बर वक्त सप्लाई नहीं होता और जितना वक्त गुजरता जाता है बच्चा जो है उसके दिमाग में जो डैमेज है वो ज़्यादा होता जाता है और यही बच्चा जो है लेट क्राई की वजह से जो है इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, सुकड़ जाता है और बाद में जो है तो ये लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर हो सकते हैं या सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि बेबी बर्थ के दौरान माँ के खून से बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं या बर्थ कैनाल में से गुजरते हुए कुछ इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस ऐसे हैं जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो गया, रूबेला इन्फेक्शन हो गया और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के टॉक्सोप्लाज्मा के जो इन्फेक्शंस हैं वो बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ से बच्चे को मुंतकिल हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा आंखों से या कानों से और इस तरह की समात वगैरह से जो उसके सेंसेस हैं उससे महरूम हो सकता है और उसमें ये एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट लेबर है यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान अगर ज़्यादा वक्फा गुजर जाए, ज़्यादा वक्त गुजर जाए और लेबर जो है प्रोलॉन्ग हो जाए, इस दौरान भी बच्चे को मुख्तलिफ किस्म की पेचीदियाँ हो सकती हैं जिनमें जिस तरह बर्थ एस्फेक्सिया में दिमाग की कमज़ोरी और दिमाग का नुकसान हो जाता है, इसी तरह जो है तो डिलेड लेबर में भी इसी तरह हो सकता है और बच्चा जो है वो बाद में मुश्किलात का शिकार हो सकता है और उसको मुख्तलिफ किस्म की जो पेचीदियाँ हैं उनका वो शिकार हो सकता है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ ऐसी भी हैं प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ के पेट में होता है
सो माँ की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ऐसी हैं जिनका वो शिकार हो सकता है। ऐसी सूरत में माँ का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी अगर माँ की सेहत कमज़ोर है तो उसके बच्चे में यकीनन मुख्तलिफ किस्म की कमज़ोरियाँ आ सकती हैं, और खुसूसन हमल के पहले 3 महीनों के दौरान जो है, जब बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, जब उसके मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स बन रहे हैं, सो इस दौरान में अगर माँ को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ या मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसका बच्चा भी जो है इस दौरान में मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से इन चीज़ों का शिकार हो सकता है, और उसमें खुदा न ख्वास्ता मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ और जो माजूरी है वो उसमें आ सकती हैं, जिसमें सबसे बुनियादी माजूरी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, और जब ये बनती हैं, जब बच्चे का हमल के दौरान जब बच्चा बन रहा होता है, सो इस दौरान में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस दौरान बनता है, उस दौरान में माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस, खुसूसन फॉलिक एसिड, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस दौरान में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस दौरान में बच्चा कमज़ोर रह जाए तो पैदाइश के वक्त वो मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों का शिकार हो सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर औकात जो है तो बच्चों को जो जॉन्डिस होता है, यानी न्यूनेटल जॉन्डिस जब होता है, सो ये यरकान बाज़ औकात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है और काफ़ी अरसे तक रहता है। सो अगर ये ज़्यादा हद तक बढ़ जाए और उसका बर वक्त इलाज ना हो, सो ये बिलिरुबिन का जो हाई लेवल है वो भी बच्चे के दिमाग के लिए जो है और उसकी नर्व्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और ऐसी सूरत में भी जो है तो बच्चा माजूरी का शिकार हो सकता है फ्यूचर लाइफ में। इसके अलावा अगर माँ थायराइड की बीमारियों का शिकार है और वो मुख्तलिफ किस्म की एंटी थायराइड ड्रग्स ले रही है, सो उसके बच्चे में भी वो प्लेसेंटा का वो क्रॉस करती है, बैरियर को क्रॉस करती है वो दवाइयाँ, सो उसके बच्चे को भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और बच्चा अगर पैदाइशी तौर पर हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो या थायराइड एजेनेसिस यानी उसका थायराइड ग्लैंड बना ही ना हो, सो वो थायराइड ग्लैंड या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो है वो माजूरी का शिकार हो सकता है, और उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड और मुतासरा होती है। सो ये मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बच्चों में माजूरी के जो अवामिल हैं उनमें इजाफा हो जाता है, उन चांसेस में इजाफा हो जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, जिस तरह के अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है तो उसका बर वक्त इलाज किया जाए, हमल के दौरान जो फीमेल है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस का ख्याल रखा जाए, उसको अगर कोई कमज़ोरियाँ हैं सो उनका इलाज किया जाए, और बच्चे हमल के दौरान मुख्तलिफ फेजेस पे, मतलब पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड, फिर तीसरे से छठे महीने तक जो है उसको आयरन सप्लीमेंटेशन, फिर छठे से 9वें महीने तक आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, ये माँ के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसका बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो और वो खुद भी सेहतमंद रहे, ताकि जब वो ज़चगी के अमल से गुजरे तो उसमें कुछ पेचीदगियाँ ना हो। ख्वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं, आपने अगर ये लेक्चर पूरा सुना हो तो आपको इससे ज़्यादा मालूमात मुयस्सर हुई होंगी, और ये मालूमात जो है आप यकीनन दूसरों तक भी पहुंचाएंगे ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।